Good afternoon everyone, welcome to the class of science. Chapter number 8 was going on, which is motion, गति जिसको हमने कहा। आज हम यहाँ नया टॉपिक लेके डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक को देखिएगा, एक नया टॉपिक लेके अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। चीजें हैं चलती रहती हैं, चलिए बात करते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने बात करी थी गति की। गति के बाद फिर हमने बात की कि किस तरह से चाल को निकाला जाएगा। उसके बाद हमने औसत चाल की बात भी कर ली थी, एसआई यूनिट की बात भी हमने की थी। साइंस आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे। आज जो हम टॉपिक यहाँ लेने जा रहे हैं वो है वेग में परिवर्तन। की दर। देख क्या मतलब, मान लीजिए एक वस्तु विराम की स्थिति से चलना प्रारंभ करती है। हमने कहा कोई बस स्टैंड पे रुकी हुई है, यानी विराम की अवस्था में है। विराम की अवस्था का मतलब बस स्थिर है, यानी गति नहीं हो रही है। सिंपल सी बात है, हम सभी समझ सकते हैं। विराम की अवस्था का मतलब है स्थिर अवस्था में है कोई वस्तु। जैसे बस स्टैंड से चल पड़ती है, चाल उसकी बदलती जाती है। अगर स्पीड बढ़ाई जा रही है, धीरे धीरे चाल में परिवर्तन आएगा। सिंपल सी बात है, वेग में भी परिवर्तन आएगा। अब हम बात करते हैं कि चाल और वेग में क्या अंतर माना जाएगा। दोनों सेम है क्या? बिल्कुल सेम नहीं है। देखिएगा, चाल और एक है वेग। बात करें इनके मात्रक की, मात्रक तो सेम आते हैं। मीटर प्रति सेकंड मात्रक ही चाल का है, मीटर प्रति सेकंड ही मात्रक वेग का भी है। क्या अंतर है दोनों में, उसकी बात करते हैं। देखिएगा, सुनिएगा। चाल किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। इट्स ओके, ठीक है, अच्छी बात है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहा जाता है। यानी यहां क्या होगा, दिशा का भी हमें आकलन करना होगा। निश्चित दिशा में अगर किसी वस्तु द्वारा निश्चित दूरी तय की जाती है तो उसको कहा जाता है वेग। चाल की बात हमने कर ली है। वस्तु द्वारा निश्चित समयांतराल में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। चाल तो हम कह सकते हैं चाल आपकी एक अदिश राशि है, और वेग के लिए कह सकते हैं कि ये एक सदिश राशि है। देखिए क्या मतलब है अदिश और सदिश राशि का। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनके मापन के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, क्वांटिट्यूड की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। उनको तो हम नाम देंगे अदिश राशि। सदिश राशियां वो होती हैं जिनमें मापन हेतु परिमाण तो आवश्यक होगा ही होगा। देखिए, परिमाण का मतलब है मात्रा, दूरी, कितनी दूरी तय की गई है। परिमाण के साथ साथ जो हमने बात यहां करी है, प्लस दिशा का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है सदिश राशि के लिए। तो दो जानकारी हमारे सामने आ रही है। पहली थी परिभाषा, और दूसरा हम कह रहे हैं कि राशि अदिश है या सदिश वाली होगी। अदिश राशि केवल परिमाण की आवश्यकता होगी। सदिश राशियों के मापन के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी अति आवश्यक होती है। वापस आते हैं हमारे बिंदु पर जिसकी हमने शुरुआत की थी आज के दिन की क्लास के लिए। वेग में परिवर्तन की दर। एक वस्तु की हम तो बात करते हैं एक चलायमान की, जो चलायमान वस्तु है। बात करते हैं ट्रेन की, बात करते हैं, चलो बस की बात कर लेते हैं। ट्रैक्टर भी ले सकते हैं आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। साइकिल भी आप ले सकते हैं, यानी जो वस्तु चल सकती है। अब कहेंगे सर आप कंची भी चल सकती है, फुटबॉल भी चल सकती है। गति में परिवर्तन आएगा। देखिए, गति में जहां परिवर्तन है, स्थान में जहां परिवर्तन है, वेग में जहां परिवर्तन आएगा, हम उसकी बात करने वाले हैं। अगर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन आता है तो उसको नाम दिया जाता है त्वरण का, एक्सीलरेशन का। यदि कोई वस्तु लगातार वेग में परिवर्तन कर रही है समय के सापेक्ष, तो हम कह सकते हैं कि वहां त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो देखिए परिभाषा क्या बनेगी, वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। त्वरण जिसको कि ए से दर्शाया जाता है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। देखिए परिभाषा क्या बनेगी त्वरण की, वेग में परिवर्तन अपॉन समय। ये बन गया है यहाँ पे त्वरण का सूत्र आपका। अब हम बात करें सूत्र कैसे लिखेंगे, सिंपल वे में कैसे लिखेंगे, A = V अपॉन T से भी लिखा जाता है। A = थोड़ा सा बड़ा करता हूं, आपको छोटा लग रहा था, आपने छोटा क्यों किया है, चलिए बड़ा करते हैं। त्वरण वेग में परिवर्तन, तो वेग आपका ये हो गया V - U। वेग में परिवर्तन
अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। हमने वेग में परिवर्तन किया, एक वेग थोड़ी लेंगे, हमने लिखा इक्वल टू v/t, वो थोड़ी ना त्वरण आपका होगा। त्वरण की स्थिति कब उत्पन्न हो, जब वेग में परिवर्तन आ रहा है, यानी प्रारंभिक वेग अलग है, अंतिम वेग अलग है, उस स्थिति में वेग में परिवर्तन आएगा, उस स्थिति को नाम दिया जाता है त्वरण का। समझ गए आप? वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। बात करते हैं इसके SI मात्रक की। SI मात्रक क्या होगा? बात करते हैं SI मात्रक क्या होगा इसका। देखिएगा, SI मात्रक त्वरण की बात कर रहे हैं हम, सूत्र से मात्रक निकालने वाले। हमने कहा सूत्र में कहा वेग में परिवर्तन, यानी यहां पे रहेगा आपका वेग का SI मात्रक। वेग में परिवर्तन है की बात है, परिवर्तन है तो परिवर्तन वेग है ना, तो वेग का SI मात्रक अपन नीचे हमने देखा समय का SI मात्रक। इन दोनों के मात्रक से हमें त्वरण का SI मात्रक मिल ही जाना है। देखिएगा, यह आपका हो गया त्वरण का SI मात्रक। वेग का SI मात्रक, वेग चाल, देखिए सूत्र की बात करें सेम आते हैं, दूरी अपॉन समय। वेग की बात करें, वेग का आपका सूत्र होता है दूरी अपॉन समय। देखिए दूरी का मात्रक SI की बात करें, SI का मतलब MKS सिस्टम की बात की जा रही है, तो दूरी का SI मात्रक होता है मीटर, और समय का लेंगे MKS में सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड हो गया, मीटर अपॉन सेकंड, अपॉन में वापस से समय का SI मात्रक आप लेंगे सेकंड। तो देखिए क्या बनेगा, ये आपका बन गया है मीटर पर सेकंड, अपॉन में सेकंड है, इनटू आप लिखेंगे 1 अपॉन सेकंड। यहां तक देखिए आप मीटर, वेग का लिखा हमने मात्रक मीटर पर सेकंड, अपॉन में आ गया आपका समय का SI मात्रक सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड, अपॉन में सेकंड, अपॉन में सेकंड उसको आप कैसे लिखेंगे 1 अपॉन सेकंड, तो आपका बन गया मीटर पर सेकंड। ऐसे कैसे रहा, अपॉन में सेकंड इसको इनटू 1 अपॉन सेकंड हमने लिखा, तो देखिए मात्रक क्या बन गया आपका, यहां मात्रक आपका बन गया है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि जो त्वरण का SI मात्रक है वो आपका रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हम कहते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दो मात्रक आपके पास लिखने के लिए आ गए हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपका हो गया त्वरण का SI मात्रक। अब इसमें अपन एक न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं, एक सिंपल वे में बात करते हैं। देखिएगा आप यहां तक का आराम से देख सकते हैं कि कोई दिक्कत हो या फिर से आप चेक कर लीजिएगा। यानी हमने कहा वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। हम एक न्यूमेरिकल की वजह से इसको यहां सॉल्व कर सकते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्या है हमारा, क्योंकि यहां जनरली न्यूमेरिकल से हमें देखने को मिले, तो न्यूमेरिकल यहां वजह है जिससे आपको इन फॉर्मूलाज को लर्न करना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। देखिए मान लीजिए एक वस्तु है, एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u, जिसको कि प्रारंभिक वेग माना जाता है, मान लीजिए हमने कहा इसका प्रारंभिक वेग है 100 मीटर पर सेकंड, और इसका अंतिम वेग हमने माना, ये दूरी तय करके यहां पहुंच गई है, अभी चल रही है वस्तु, अंतिम वेग मान लीजिए हमने v, जिसको हमने कहा अंतिम वेग इसका हमने माना 200 मीटर पर सेकंड, इसका अंतिम वेग हो गया। अब हम इसका त्वरण ज्ञात करना चाहते हैं। मान लीजिए समय यहाँ पे दिया हुआ है, और ये समय जो लग रहा है वो समय आपका कुल समय यहाँ पे है, कुल समय हमने देखा 10 सेकंड्स है, यानी 10 सेकंड्स में ये समय में परिवर्तन आ रहा है। तो देखिए इसको सोल्व अपन कैसे करेंगे, आपका सूत्र रहेगा a = v - u अपॉन t। v अंतिम वेग है, गिवन है आपको 200 दिया गया है, माइनस प्रारंभिक वेग u आपको दिया हुआ है 100, 200 - 100 अपॉन में आपका समय आपको दिया हुआ है 10 सेकंड में ये वेग में परिवर्तन हो रहा है। समय आपका हो गया 10 सेकंड, यानी ये आपका हो गया 100 अपॉन 10 = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका हो गया है त्वरण, यानी वस्तु ने जो परिवर्तन किया है वेग में, उस परिवर्तन के द्वारा जो त्वरण उत्पन्न हुआ वो त्वरण होगा 10 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो हम आगे, हालांकि टॉपिक हमने आज केवल एक ही किया है कि देखिए जहां जो टॉपिक हम पढ़ें अच्छे से अगर समझ में आता है तो उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। कल की वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। देखिए हम पढ़ेंगे आगे गति के समीकरण, जो 3 समीकरण है हमारे पास। उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका बचता है चैप्टर का वृत्ताकार गति। तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर वैसे है नहीं। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।